हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हुकूक के ताल्लुक से मैं इन दिनों मैं गुफ्तगू किसी न किसी एक बड़ी शख्सियत के साथ मैं कर रहा हूँ। और जो लोग महकूम तबकात से, जो वंचित समाज से जो लोग आ रहे हैं या जो उनकी सियासत करते हैं या जो उनके हुकूक के लिए लड़ते हैं, मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई शख्सियत को मैं बुलाऊं, उनको दावत दूं और आप लोगों के सामने उनको लाऊं और फिर कुछ सवालात उनके सामने पेश करूं और फिर हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखें और जानें। इसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब हैं, जिनके बारे में आप लोग हर रोज टीवी पे देखते हैं, उनकी तकरीरों को सुनते हैं। हर दिन देश के बड़े-बड़े जो टीवी चैनल हैं, वहां पे आप उनको देखते हैं, अपनी पार्टी की बात वहां रखते हुए, महकूम तबकों की बात रखते हुए। ये अभी नेशनल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई। एसडीपीआई का फुल फॉर्म होता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको साल 2009 में तश्कील दी गई और 2010 में इसको इलेक्शन कमीशन ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। यह पार्टी तब से लेके बहुत सारे इलाकों में काम कर रही है और अभी अभी हाल के दिनों में कुछ रोज पहले जो केरला का जो लोकल बॉडी का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें इसको जबरदस्त कामयाबी मिली है। पिछले दफा यानी 2005 में इसने तकरीबन 40 के आसपास सीट जीती थी। इस बार इसने अपने परफॉर्मेंस को डबल कर दिया, यानी 100% ज्यादा परफॉर्मेंस लाया है और तकरीबन 95 सीट्स वहां पे ये खुद जीत के आई है। हम इसके बारे में भी हम रहमानी साहब से बात करेंगे। रहमानी साहब इसके अलावा प्रेसिडेंट भी हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल की, और ये बहुत बड़े मुकर्रिर भी हैं। ये अखबारों में बहुत लिखते हैं, इन्होंने बहुत सारे मैगजीन को एडिट किया और एक रिच लिगेसी है इनके घर में, इनके खानदान वालों के साथ, जो कि पढ़ने लिखने में की दुनिया में वो बहुत आगे रहे हैं। तो हम आज जरूर तस्लीम रहमानी साहब से उनकी सियासत, देश की सियासत के बारे में बात करेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में भी हम कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं और जब टीवी पे इनको बोलते हुए देखते हैं तो लोगों को लगता है कि हम अच्छी तरह से क्यों कैसे बातों को रखें। तो सबसे पहले तस्लीम रहमानी साहब, आप इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी मेरे जैसे एक अदना सा स्कॉलर को और एक छोटे से पत्रकार को आपने वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तमाम देखने वालों को मेरा सलाम, आदाब, जय हिंद, नमस्कार। आपने तो मेरी इतनी सब ज्यादा तारीफें कर दी कि मैं तो हैरान रह गया अपने बारे में सुन के आपसे कि मैं क्या ऐसा हूँ जैसा आप जी बता रहे हैं। मैं आपसे ज्यादा मैं एक अदना सा इंसान हूँ, जमीन पे से जुड़ा हुआ हूँ, जमीन के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, जमीन पे काम करना चाहता हूँ और जमीन ही में दफन हो जाना चाहता हूँ। बस इतना मैं हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी, हम रहमानी साहब से कल हमने बात की थी, तो वो बता रहे थे कि उनकी जो इब्तदाई तालीम है वो दिल्ली में जामा मस्जिद, जो तारीखी जामा मस्जिद है, उससे कुछ दूर एक स्कूल है जहां से उन्होंने 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक उन्होंने पढ़ाई की। और कहा कि वो स्कूल एक जमाने में उसका स्टैंडर्ड इतना बेहतर था कि वहीं से हम लोगों ने शुरुआती दौर में लिखना, पढ़ना, बोलना, शेरो शायरी सारी चीजें वहां पे सीखी। तो मैं चाहूंगा कि तस्लीम रहमानी साहब, आप जरा हमारे मतलब जो नाजरीन हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनके लिए एक बार फिर अपने बचपन के दिनों में लौटिए और बताइए कि कैसे आपका बचपन गुजरा, कहाँ आपने इब्तदाई तालीम हासिल की, किन किन लोगों का असर आपकी जिंदगी पे सबसे ज्यादा पड़ा है। देखिए, आप एक ऐसी कहानी को छेड़ रहे हैं कि मेरी नज़रों के सामने वो फिल्म अगर घूम गई तो वो बहुत तवील होगी। 55 साल का सफ़र है वो, जहाँ से मैं चल के यहाँ तक आया हूँ। जामा मस्जिद से कोई 3 किलोमीटर के फासले पे है वो मोहल्ला फराज खाना और मोहल्ला रोदगरान। रोदगरान मेरी पैदाइश का है। 1583 मोहल्ला रोदगरान में मैं पैदा हुआ था
और उससे चंद कदम के फासले पे फराशाना है, वहाँ एक बहुत तारीखी स्कूल है जो अब तकरीबन 118 साल पुराना स्कूल है। उर्दू मीडियम गवर्नमेंट का इमदाद याफ्ता स्कूल मजहरुल इस्लाम सेकेंडरी स्कूल है। वो अभी 10वीं तक है, 2 शिफ्ट में चलता है। वहीं से मैंने 68 से लेके 71 तक पढ़ा, 10वीं क्लास वहाँ से पास की। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे जो असातिज़ा, जो टीचर्स उस वक्त मिले, वो शायद अपने वक्त के सबसे काबिल तरीन टीचर थे, जिन्होंने न सिर्फ ये कि हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बल्कि बोलना सिखाया, जबान दी, हाथ में कलम थमाया, लिखना सिखाया, तख्ती पर हाथ पकड़ के हैंडराइटिंग ठीक करवाई। तमाम जो इल्म के जो भी पैरामीटर्स होते हैं, मैंने बहुत बाद में कहीं पढ़ा था, मौलाना आज़ाद का एक जुमला है कि उस्ताद की किताबे ज़िंदगी के सरेवर इल्म नहीं लिखा होता, मोहब्बत का उन्वान होता है। वो मैंने पढ़ने के बाद ये महसूस किया कि मेरे जो असातिज़ा थे, वो तो मुझे सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा रहे थे, सिलेबस नहीं पढ़ा रहे थे, बल्कि उनकी वो पूरी की पूरी मोहब्बत, उस्तादाना शफ़क़त, वो मेरे ऊपर निछावर हुई है बाकायदा। और उसका ये नतीजा है कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ। मुल्क भी मुझे देखता है, बैरून मुल्क में भी मैं रहता हूँ, तमाम जगहों पर देखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो तमाम वो तरबियत जो मेरे असातिज़ा ने की, जो मेरा मुक़द्दर अल्लाह ने बनाई थी, उसके मुआवज़े हैं। और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि अभी चंद महीने पहले उसी स्कूल का चेयरमैन मुझे मुंतखब किया गया है। आज वो स्कूल उतनी अच्छी हालत में नहीं है, बहुत ख़राब हालत में है, लेकिन मैंने एक चैलेंज समझ के उसको कबूल किया है कि जिस तरह उस स्कूल ने मुझे पैदा किया है, आने वाले वक्तों में हम हज़ारों ऐसे बच्चे उस स्कूल से फिर निकाल सकें, उस स्कूल को वहाँ तक ले जाने की वो कोशिश करेंगे। बहरहाल इन्हीं दिल्ली 6 के गली कूचों में पले बड़े हैं, वहीं की तहज़ीब, वहीं की सकाफ़त और वही तमद्दुन हमारे खून में भी, रगों में बहता है। दिल्ली की तहज़ीब में एक किला मोहल्ला की तहज़ीब है, एक गली मोहल्ले की तहज़ीब है। हमने उन गलियों में घूमकर इल्म हासिल किया है और जो कुछ भी पाया है उन गलियों से, उन स्कूलों से पाया है, और उसके हम मरहून मिन्नत हैं, शुक्रगुजार हैं कि हम पूरे मुल्क को आज वो दे पा रहे हैं जो दिल्ली की इन गलियों से हमने समेटा है। सर बचपन में तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो बचपन में पढ़ाई से बहुत भागते थे, तो क्या आप भी पढ़ाई से भागते थे या आप बहुत ज़हीन थे और पढ़ना चाहते थे? मेरे साथ मसला ये था कि मैं स्कूल की पढ़ाई से भागता था, लेकिन लाइब्रेरी की पढ़ाई में मैं भागता नहीं था, शौक से जाता था। हमारे स्कूल में 20 मिनट के लिए रिसेस हुआ करती थी, जिसे हम तफरी कहा करते हैं। तफरी में बच्चे कबड्डी खेलते थे या कुछ भी, हमारा बड़ा सा लॉन स्कूल का था, वहाँ लोग खेलते थे, बच्चे कुछ खाते पीते थे। लेकिन हमारे यहाँ उसी वक्त लाइब्रेरी खुलने का वक्त होता था और बज़्म अदब होती थी। मैं सीधा लाइब्रेरी में जाता था और छोटी छोटी उर्दू में बच्चों की कहानियों की किताबें होती थी, मैं वो किताबें पढ़ता था और वहीं से वो ले आता था। और नेक्स्ट पीरियड में बैठ के भी चुप के, मैं क्लास में बैठ के भी वो पूरी स्टोरी बुक कंप्लीट करता था और वो फिर वापस लाइब्रेरी में तभी करके चला जाता। तो वो सारी किताबें स्टोरी की जो लाइब्रेरी में स्कूल की थी, मैं तकरीबन सब पढ़ चुका था। उसके बाद मेरे वालिद पढ़ाने के बहुत शौकीन थे, वो खुद तो बहुत नहीं पढ़े थे, लेकिन हम लोगों को, तमाम हम चारों भाई बहनों को उन्होंने बहुत कोशिश की पढ़ाया। हम 3 थे उस वक्त, एक भाई छोटा था बहुत, लेकिन हम 3 बहन भाई की 15 दिन में एक दफ़ा जो एक पिकनिक हुआ करती थी और एक आउटिंग, वो ये थी कि हम दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है, वहाँ पर हम तीनों बहन भाई छोटे-छोटे थे, 4वीं 5वीं क्लास में एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते थे और लाइब्रेरी में से किताबें लेते थे अपनी पसंद की। और मैं बाल विभाग में जाने के बजाय अडल्ट विभाग में जाके वहाँ से किताबें चुन के लाके बाल बाल विभाग से इशू करवाता था। और वापसी में कंपनी बाग हुआ करता है टाउन हॉल के पीछे चांदनी चौक में, वहाँ बैठ के हम तीनों कुछ खाते पीते थे, आ जाते थे। 15 दिन में 3 किताबें हम लोग पढ़ते थे एक दूसरे की सब, और फिर वो 15 दिन बाद वापस करके दूसरी ला, कई साल ये सिलसिला चलता रहा। तो हमको वो टेक्स्ट बुक पढ़ने का शौक नहीं था, वो किताबें। और वहाँ मैंने बहुत कुछ पढ़ा, तारीख़ फ़लस्तीन पढ़ी, तारीख़ उंदलुस पढ़ी, तारीख़ दजला और फ़ुरात पढ़ी, अल बरामकी पढ़ी, बहुत इम्पोर्टेंट किताबें उस लाइब्रेरी से पढ़ी।
और ये सिलसिला स्कूल में खत्म नहीं हुआ, बल्कि मैं जब कॉलेज में आ गया, हमदर्द में मेरा एडमिशन हुआ, उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज था। आज भी हमदर्द की जो लाइब्रेरी है, दिल्ली की वन ऑफ द रिचेस्ट लाइब्रेरीज है जो हमदर्द की लाइब्रेरी। उस वक्त वहां 3 लाइब्रेरीज होती थी। मैं अपनी क्लास बंक करता था, सुबह 9:30 से 5 बजे तक की क्लास होती थी, क्लास बंक करके मैं लाइब्रेरी में जाता था। और उस लाइब्रेरी में जो इंडियन इस्लामिक इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी थी, और साफ साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे सिर्फ किताबों की वजह से। और इतनी कीमती और इतनी नायाब और नादिर किताबें उस लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है कि कोई अगर फुर्सत से वहां जाके बैठ के पढ़ना चाहे तो इल्म का खजाना है। मैंने वहां पर तारीख इब्ने खुल्दून पढ़ी, मैंने ये तफसीर पढ़ी इनकी, इब्ने हजर को वहां पर पढ़ा मैंने, और इसको इब्ने खुल्दून के अलावा इब्ने कसीर को, इब्ने कामिल को, अल फेरिस्त नदीम की अल फहरिस्त, इब्ने नदीम की अल फहरिस्त वहां पर बैठ के पढ़ी। इतनी सारी चीजें वहां बैठ के पढ़ने का मौका मिला। और फिर जो वहां पर हैदराबाद के बेन निजाम ने जो दारुल तसनीफ व तर्जुमा कायम किया था 1935 में, उसमें मेडिकल की जो किताबें, मॉडर्न मेडिसिन की जो किताबें उर्दू में उन्होंने तर्जुमा करवाई थी, वो सब IHMR की लाइब्रेरी में मौजूद थी। तो मैं उस लाइब्रेरी में भी जाता था और मुस्तक़िल वो तमाम मैंने किताबें, मॉडर्न मेडिसिन की बुक्स मैंने उर्दू में पढ़ी हैं जो तर्जुमा शुदा थी, जो निज़ाम हैदराबाद ने करवाई थी। ये सादत बहुत कम लोगों को नसीब हुई है। उन लाइब्रेरियों की, तीनों लाइब्रेरियों की, पूरे जमाने अपने कॉलेज के मैं उस लाइब्रेरियों में बैठा हूँ। वो बचपन की सियासी उठापटक होती है, उसके अलावा दूसरा काम मेरा सिर्फ ये था कि मैं लाइब्रेरियों में जाता था। मेरी क्लास के अक्सर टीचर्स ने मुझे ये कहा कि मियाँ तुम हमारी क्लास में मत आया करो, और मुझे मुफ्त में वो अटेंडेंस दे दिया करते थे, इसलिए कि वो मुझसे क्लास में परेशान हो जाया करते थे, तो खुद ही कहते थे तुम क्लास में मत आया करो। मैं रेफरेंस बुक्स के साथ, सोर्स बुक के साथ मैं पढ़ा करता था, इसलिए टीचर्स को मुझसे परेशानी होती थी। तो अल्लाह का शुक्र है, ये तमाम असबाब और हालात अल्लाह पैदा करता है, और मुझे वो तमाम मौके मिले, मैंने उन तमाम को इस्तेमाल किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब भी मेरे साथ बैठे, तो जो जितनी तफसीरें अल्लाह ने मुझे पढ़वाई हैं, बहुत से मौलवियों को भी शायद उसका मौका नहीं मिलता। इसलिए मुझसे बहुत से लोग परेशान भी रहा करते हैं कि मैं किस किस्म का एक चूचू का मुरब्बा बन गया हूँ। पता नहीं चलता मैं सियासत करता हूँ, सहाफत करता हूँ, सीरत पर तकरीर करता हूँ, या इस्लामियात का मैं आदमी हूँ, क्या हूँ अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह को मुझसे क्या काम लेना मकसूद है। देखिए, पढ़ना लिखना कितनी अहमियत का हामिल है, और आपके सामने तस्लीम रहमानी साहब एक ऐसे सियासतदान हैं, जब वे बोलते हैं, तकरीर करते हैं, तो पूरी किताबों की फहरिस्त और एक चलते फिरते, अगर विकिपीडिया ना कहे तो बिब्लियोग्राफी जरूर हम इनको बोल सकते हैं। और जी, और एक और दिलचस्प बात यह है कि आजकल मैं दिलीप कुमार का बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, और उसमें 1942 में जब देविका रानी से उनकी मुलाकात होती है, तो पहला सवाल देविका रानी उनसे करती है कि उस जमाने में बहुत ही वो बड़ी खातून थी, वो तो पूछती हैं, डू यू नो उर्दू लैंग्वेज? तो वो बोल रहे हैं दिलीप कुमार साहब, 20 या 21 साल के नौजवान, आई नो उर्दू, आई ऑल्सो नो पर्सियन पोइट्री। तो उन्होंने कहा चलिए आपकी नौकरी जो है 1250 रुपए महीना आपको मिलेगा पर मंथ। तो जबान की कितनी अहमियत है, वो अगर आप दिलीप कुमार की एक्टिंग को देखें तो उसमें आपको महसूस होती है, आपको वो चीजें नजर आती हैं। डिग्री ले लेने से कुछ नहीं होता है, असल चीज जो है वो पढ़ने लिखने का है, और आप जो है उसकी एक अलामत है, आप चलते फिरते हम सब लोगों के लिए एक आइडियल है। सर एक चीज और बताइए, अपने वालिद साहब के बारे में बताइए, क्या आप लोग दिल्ली के ही बाशिंदा थे, या आप लोग किसी उत्तर प्रदेश या किसी दूसरे राज्य से आप लोग यहाँ पे आए रहने के लिए? देखिए, हम तो दिल्ली में ही पैदा हुए, हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, 2 मेरी बहनें हैं, इसके बाद वो भी दिल्ली में कहीं ना कहीं बहुत बाइज्जत मकाम पर है। एक भाई है जो सबसे छोटा है, वो भी लॉयर है। हम तो दिल्ली में ही पैदा हुए हैं। मेरे वालिदैन अलबत्ता अपने बचपन में कहीं, मेरी वालदा दिल्ली में पैदा हुई, वालिद मेरे मेरठ के गांव में पैदा हुए थे, लेकिन बहुत बचपन में वो भी पुरानी दिल्ली में आ गए थे। तो हम एक तरह से पुरानी दिल्ली में ही यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे पले बड़े हैं। लेकिन इसी पुरानी दिल्ली के गली कूचों से निकल के कम से कम मुझे तो ये अपने भाई बहनों में मौका मिला कि मैंने पूरा मुल्क, तमाम स्टेट, 70,000 से ज्यादा गांव इस मुल्क के मैंने घूमे हैं, तमाम रियासतों के, शुमाल से मशरिक और मगरिब से
मगरिब से मशरिक और शुमाल से जुनूब तक, और उसके अलावा आधी से ज्यादा दुनिया सफर करने का मौका अल्लाह ने मुझे अता किया है। लेकिन मेरी बुनियाद दिल्ली है और हम दिल्ली से उठे। वालिदैन मेरठ जिले के तमाम दोनों मेरे वालिद भी वालदा भी मेरठ जिले के गांवों, अलग अलग गांवों से ताल्लुक रखते हैं। तो तकरीबन मगरिबी उत्तर प्रदेश और दिल्ली का मिलता जुलता कल्चर है, कोई खास फर्क उसमें पड़ता नहीं है। तो हमारा मगरिबी यूपी के उस कल्चर से ज्यादा ताल्लुक इसलिए नहीं रहा कि हमारी मुस्तकिल सकूनत और रिहाइश दिल्ली में रही है। गांव कभी कभार जाना आना रहा तो बस वो एक रिश्तेदारी का एक सिलसिला उसी में, लेकिन दिल्ली में ही सब कुछ हुआ। और वालिदैन ने भी जो भी कुछ काविश की वो दिल्ली में। मेरे वालिद दरअसल मैंने कहा बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनके जैसे आप भी फरमा रहे हैं, डिग्री होना अहम नहीं होता, इंसान के अंदर इल्म का होना अहम होता है। और डिग्री किसी के आलिम होने का सबूत नहीं होती। बगैर डिग्री के जो आलिम गुजरे हैं इस दुनिया में उनकी बड़ी तवील फेहरिस्त है। मैं दे सकता हूँ वो फेहरिस्त भी कि जिनके पास डिग्री नहीं थी मगर वो आलिम थे। मिसाल के तौर पर मैं सबसे सामने की मिसाल अगर दूं जिसे लोग जानते हैं बहुत बड़े, तो हकीम अब्दुल हमीद साहब जो हमदर्द के बानी हैं, और अभी पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है जामिया हमदर्द, यहाँ दिल्ली में भी चल रही है, इंडिया में और पाकिस्तान में भी चल रही है, कराची में। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। वो अपने बचपन में अपने कंधे पे कागज ढोया करते थे चावड़ी बाजार में। लेकिन उस शख्स ने कितने कारनामे, इल्मी कारनामे दुनिया में अंजाम दिए हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर इस मुल्क में किसी को भारत रत्न तालीम के मामले में मिलना चाहिए तो मैं समझता हूँ हकीम अब्दुल हमीद को मिलना चाहिए कि सड़क पे मजदूरी करने वाले बच्चे ने दुनिया में 2 यूनिवर्सिटीज कायम कर दी। तो मेरे वालिद का भी कोई इल्म नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छे शायर थे और उनके अंदर एक समाजी नाम क्या था सर? नाम क्या था जरा, नाम क्या था मेरे उनका वालिद जरा? का नाम सुलेमान सालिक साहब था। और वो वहीं पुरानी दिल्ली में चूंकि शायरी करते थे तो बहुत ही हसास इंसान थे और खुद नहीं पढ़े थे तो हमको पढ़ाना चाहते थे। आप यकीन कीजिए कि मेरी जिंदगी का ये एक मतलब एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत लोग उससे वाकिफ नहीं है। लेकिन मुझे आज आपके साथ बैठा हूं तो मुझे कहने दीजिए कि हम लोगों को फाके करके भी उन्होंने तालीम के पे कोई कमी नहीं आने दी। यानी मैं इस बात को मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने इसलिए कहा था कि 55 साल की फिल्म मेरे जहन में आप ना लाइए। बहुत फाके किए लेकिन इल्म नहीं छोड़ा। ये हमारी जिंदगी में हमारे वालिदैन का, खुसूसन हमारे वालिद का ये एक जुनून था कि वो अपने बच्चों को आला तरीन, यानी हमारे पास खिलौने नहीं होते थे बचपन में, और हमारे दूसरे रिश्तेदार कहा करते थे वालिद से कि मियाँ बच्चे हो गए अब इनको कोई खिलौने तो दिया करो, तुम्हारे बच्चों के पास कोई खिलौने नहीं होते। तो मुझे याद है बहुत बचपन की ये बात कि मेरे वालिद कहते थे कि मेरे बेटे के खिलौने उसकी किताबें होंगी। और पता नहीं कैसे हालात बन गए कि अल्हम्दुलिल्लाह किताबों से ही मैं जिंदगी भर खेला। वो खुद बहुत अच्छे शायर, इसके साथ चूंकि हसास थे तो सियासत से उनका गहरा ताल्लुक था। और 68-69 में जब दिल्ली में पहली मरतबा मुस्लिम लीग आई आज़ादी के बाद, तो मुस्लिम लीग से वाबस्ता हुए और बहुत लंबे अरसे तक, यानी इमरजेंसी के बाद, जब इमरजेंसी खत्म हो गई उसके बाद उन्होंने वो मुस्लिम लीग यहाँ दिल्ली में तकरीबन खत्म हो गई उसी के साथ, तब वो फिर कांग्रेस में आ गए। तो उनका सियासी और समाजी जहन था और उन्होंने उस पर काम किया। और ये जो अखबार में निकालता था मिशन, ये मिशन उन्होंने 79 में उन्होंने शुरू किया था और मेरे हाथ से निकलवाया था 79 में। मैं 10वीं 11वीं क्लास का तालिब इल्म था, मुझसे ही उन्होंने सारे, वो खुद नहीं पढ़े लिखे थे तो फॉर्म भी मुझसे भरवाया, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के भरने से, और फिर वहां किताबत कराने और किताबत करा के प्रेस में छपवाने, आर्टिकल ट्रांसलेशन कराने और फिर हॉकर को दे के आना, हॉकर से लेके आना। ये सब काम 79-80 में मेरे वालिद किया करते थे और मुझसे करवाया करते थे। तो ये सारी चीजें सीखने और समझने का मौका मुझे उस जमाने में मिला। मैं जब 9वीं 10वीं का तालिब इल्म था कि दिन में मैं ये सब काम भी करता था, स्कूल कॉलेज का भी अटेंड करता था और रात को बैठ के पढ़ता था। मैं 2 बजे रात के सोने का आदि रहा तभी से, क्योंकि मैं अर रिसाला बहुत पाबंदी से पढ़ता था उस जमाने में। सीरत की किताबें मेरे सिरहाने रखी रहा करती थी सब इंग्लिश में। हमारे जैयद बरकी प्रेस है बल्ली बारान में, बहुत मशहूर प्रेस है, वो बहुत अच्छी किताबें निकालते थे सीरत पर। इंग्लिश में उन्होंने बहुत अच्छी किताबें छापी हैं और वो मेरे इतने कदरदान और मेहरबान थे कि मैं तो बच्चा ही था, जब भी प्रेस में जाके खड़ा होता था तो मोहम्मद अहमद साहब वहां थे होते थे, उसके मैनेजर मुझसे, हाँ भाई कौन सी किताब चाहिए,
और वो मैं बोलता था वो किताब या जो नहीं उन्होंने छापी वो निकाल के मुझे, वो उस जमाने में 150-200 रुपए की किताब हुआ करती थी, मुझे मुफ्त में उठा के दिया कर। उस जमाने में 150-200 रुपए बहुत होते थे, सन 80-85 के दरमियान की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो सब किताबें आज भी हैं और मैं उन सबको पढ़ता रहता। तो लेट नाइट सोना और दिन भर ये काम करना, और मेरे वालिद इस मामले में मुझ पे बिल्कुल तरस नहीं खाते थे, चाहे जून का महीना हो या दिसंबर का महीना हो, वो मुझे दौड़ाते रहते थे और यही मेरी तरबियत का हिस्सा था। बहुत सही आपने कहा। हम सब लोगों को जो जुमला हमारे रहमानी साहब के वालिद साहब ने जो कहा था कि हमारे बच्चों का जो खिलौना है वो उनकी किताबें होंगी, ये ऐसी बात है जिसको हम सब लोगों को अपने जहन में बैठा लेना चाहिए, हमें नोट कर लेना चाहिए। और जब मैं ये बात आप जब कह रहे थे तो मुझे सावित्रीबाई फूले जो थी, उनकी जो वाइफ थी, सॉरी, ज्योतिबा फूले की जो वाइफ ज्योतिबा फूले। सावित्रीबाई फूले थी जी, उन्होंने ये बात कही थी कि देखिए कितनी ये बात मिलती जुलती है। उन्होंने कही थी कि जो जेवर है, तालीम जो होना चाहिए वो जेवर होनी चाहिए, मतलब महिलाओं की, खातून की का जो सोना है, जो जेवर है, वो तालीम होनी चाहिए। लेकिन सर बहुत अफसोस की बात है कि मैं बतौर सहाफी बहुत दिनों तक पुरानी दिल्ली को इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए मैं कवर करता था। और 2006 की बात है कि उस जमाने में जब रिजल्ट आते थे पुरानी दिल्ली के, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल होते थे, स्कूल जहाँ पे बच्चे या तो बहुत कम पास करते थे, एक आध स्कूल में तो एक भी बच्चे पास नहीं कर पाते थे। तो ये देखिए कि जो दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, और उस दिल का जो दिल है पुरानी दिल्ली, या जो आप कहिए कि लाल किला और जामा मस्जिद, वहां पे तालीमी पसमानदगी इतनी ज्यादा है, और उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है हमारे अकलियती भाइयों को, अकलियती कम्युनिटीज को हो रहा है। तो इसके क्षेत्र में भी, इसके हल्के में भी काम करने की जरूरत है। तो आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? बहुत सारे नौजवान लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनके लिए कुछ आप तालीम की अहमियत पे कुछ और मजीद कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मजहरुल इस्लाम स्कूल में जो प्रिंसिपल थे मशकूर अली सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो बहुत ज़हीन इंसान थे और बहुत दूरअंदेश इंसान थे। और वो भले ही वो हेड मास्टर थे उस वक्त, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो माहिर तालीम थे। उन्होंने अब उस ज़माने में 70 लेट 70s में मुझे याद है एक तरीका शुरू किया था, एग्जामिनेशन विदाउट इन्विजिलेशन। कोई इन्विजिलेटर नहीं होता था और एग्जाम होता था, तमाम क्लासेस 1 to 10 बच्चे विदाउट इन्विजिलेशन दिया करते थे। वो हम लोगों के दरमियान बैठ के तमाम पूरे स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके हफ्ते 15 दिन में एक तकरीर किया करते थे और ये उनका रूटीन था। वो एक बात कहते थे और वो बहुत ही अहम बात है। वो ये कहते थे कि तालीम उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती कि जब तक 3 फैकल्टीज एक साथ काम ना करें। एक टीचर, दूसरा खुद स्टूडेंट और तीसरे उसके पेरेंट्स। तो टीचर, पेरेंट एंड स्टूडेंट, ये तीनों अगर एक सिमेट्रिकल वे में काम नहीं कर रहे तो अच्छी तालीम का हुसूल मुमकिन नहीं है। ये बात वो कहते थे, इसलिए वो तमाम पेरेंट्स से भी इंटरेक्टिव रहते थे, स्टूडेंट से भी बात करते थे और टीचर्स को भी चेक किया करते थे। ये जो कड़ी है, ये ये बहुत जमाने से टूट रही है बीच में। अभी जो पुरानी दिल्ली का माहौल है, खास तौर पर मैं देख रहा हूँ, पेरेंट्स अपने बच्चे को जिन स्कूलों में जो भेजते हैं, जैसे ये उर्दू मीडियम स्कूल है, उनकी कोई हैसियत वहां पर बची नहीं। बहुत ही गरीब किस्म के, बहुत ही मजदूर, लोअर स्टेटा के परेशान लोग इन स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। और ये स्कूल इतने बड़े असेट हैं, 95% इनको ग्रांट मिलती है दिल्ली सरकार से, सिर्फ 5% इनको अपना खर्च करना पड़ता है कम्युनिटी से लेके। तो इनके जो मैनेजमेंट हैं वो उतने ढंग से काम नहीं कर पा रहे कि 5% को वो इकट्ठा भी कर लें और स्कूल को मैनेज भी कर लें कि वो एक अच्छी तालीम दे। अदरवाइज ये इतना अच्छा रिसोर्स है कि दिल्ली में डीपीएस को मात कर सकते हैं। ये स्कूल इतने अच्छे हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट अपनी जगह फेल्योर है। जो टीचर है, हमारे टीचर एक्स्ट्रा टाइम दे के हमको तकरीर लिख के दे रहे हैं और तकरीर तैयार करवा रहे हैं, राइटिंग कैसे हो, ड्रामा कैसे हो, गजल कैसे पढ़ी जाए, ये सारी चीजें हमको वो एक्स्ट्रा टाइम दे के सिखाया करते थे। लेकिन आज का टीचर ये समझता है कि वो एक नौकरी पर है और मुलाजमत कर रहा है, मुलाजमत उसका काम है, उल्टी सीधी मुलाजमत पूरी करो, घर जाओ और ऐश करो। तो ये, और टीचर्स का कॉम्पिटेंस बहुत अब इस वक्त अप टू मार्क नहीं है। मैनेजिंग कमेटी से सिफारिशें करके अक्सर टीचर भर्ती हुए हैं, कॉम्पिटेंस नहीं है।
दूसरी तरफ ये गरीब वालिदैन जो बच्चे को भेज रहे हैं वो अपनी नौकरी में, अपने रोजगार में ऐसे उलझे कि वो बच्चे को देखना नहीं चाहते। तो इन ये तीनों फैकल्टीज की जो चेन टूटी है, उसने दिल्ली का निजाम तालीम, खास तौर पर पुरानी दिल्ली के मोहल्लों का इतना खराब किया है कि अब वो उसको वापस अपनी जगह लाने में बहुत शदीद मेहनत की जरूरत है। वो मुश्किल तो बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अभी भी अगर उस पर कोई सिद्क़ दिली के साथ और इखलास के साथ लग जाए तो वो उसे अचीव कर सकता है। रिसोर्स हमारे पास बहुत बड़ा है, 5 बड़े बड़े स्कूल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, 95% गवर्नमेंट की एड और मैनेजमेंट कम्युनिटी के हाथ में। इससे ज्यादा बड़ा रिसोर्स आप क्या चाहते हैं? तो वो अगर हम उसमें लगते हैं तो मैं मुझे मदरसा स्कूल अब मिला है, मैं वहां पर ये काम करूंगा इंशाल्लाह कि पुरानी दिल्ली की जो तालीमी गिरावट आई है, जुबूहाली, इसको दूर करने में जो रोल हम अदा कर सकते हैं, मैं अपनी जिंदगी की तरजीह की बुनियाद पर वो काम अब वहां करना चाहता हूँ इंशाल्लाह। सर बहुत खूब। हमारे बहुत सारे साथी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और वो भी दिल से लगे हुए हैं कि तालीम के हलके में काम किया जाए। और हमारे एक दोस्त हैं वो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो बिहार में तालीम के लिए बहुत काम करते हैं और वो जो स्कूल है वो मदरसा में चलता है। वहां पे हिंदू, नॉन हिंदू, मुस्लिम सभी लोग एक साथ पढ़ाई करते हैं। तो हम सब लोगों को मिल के काम करना चाहिए। सर एक सवाल और है कि आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया कि वो बहुत बड़े शायर थे, आप लोगों को तालीम के हलके में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन कहा जाता है कि माँ की जो गोद है, माँ का जो आंचल है, वो बच्चों के लिए सबसे बड़ी मतलब तालीम की जगह है। वो उसको कहते हैं कि बहुत सबसे पहला जो है वो दरसगाह है। तो आप अपनी वालिदा साहब को कुछ याद करना चाहेंगे, उन्होंने किस तरह के मुस्बत असरात आपके ऊपर डाले? जी। आपने जो फरमाया उसमें एक जुमले का मैं और इजाफा करना चाहता हूं तो बात मुकम्मल हो जाएगी। ये भी कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत जी होती है। जी जी तो मेरे वालिद जितने कामयाब थे, उस कामयाबी के पीछे हम लोग गरीब तो बहुत थे, पैसों से बहुत गरीब थे, आमदनी के कोई माकूल जराए नहीं थे हमारे यहाँ, और इसलिए कभी चटनी, कभी फाका, कभी कुछ मिल गया, इस तरीके से चलते रहे। लेकिन मेरी वालदा का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जहाँ वालिद का एक ये जुनून था कि वो हमको पढ़ाएंगे, वहीं वालदा का ये जुनून था कि वो अब जिस तरीके से, मैं आपसे क्या अर्ज करूं, जिस तरीके से कोई परिंदा अपने परों को फैला के और वो अपने बच्चों को उन परों के बीच में ढक लेता है और हर किस्म की सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम और परेशानी और जख्मों से उनको बचाता है, ये आलम हमारी वालदा का था। और आप यकीन कीजिए कि अगर मेरी वालदा हमीदा खानम साहिबा अगर मेरे वालिद के साथ ना होती तो शायद मेरे वालिद वो न कर पाते जो अभी अभी कर पाए। उन्होंने हमारी इज्जत नफ्स को कभी ठेस नहीं पहुंचने दी किसी भी बुनियाद पर। उन्होंने खुद बड़ी मेहनत की है। और आप इसका अंदाजा इस बात से कीजिए, 17 जनवरी 2015 को बहुत ही अचानक उनका इंतकाल हो गया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली। तो मेरे वालिद की तो तबीयत खराब हुई थी, 2008 में उनका इंतकाल हुआ था, तो अंदाजा था ये हादसा होने को है, लेकिन वालदा का कुछ भी नहीं अंदाजा था। तो अब 5 साल गुजर गए, आज तक वो खला इस तरह से हम लोगों की जिंदगी में मौजूद है कि उनके कमरे के सामने से गुजरते हुए भी आज भी महसूस होता है कि शायद वो अभी बैठी हुई हैं, अभी कुछ कहेंगी, क्योंकि वो इन्वॉल्व थी। इस उम्र में अभी हम जिस उम्र में हैं, इस उम्र में भी वो हम चारों बहन भाई अलग अलग घरों में रहते हैं दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर, लेकिन वो हम चारों की जिंदगी में कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व थी। और हमारे हर बुरे वक्त में, यानी हमको आज भी पैसों की जरूरत हो कर्ज उन्हीं से मिलता था, तो वो हर तरह से हमारी जिंदगी में इन्वॉल्व, हमको बढ़ाने की कोशिश में वो लगी रहती थी। तो जो माँ की गोद का जो पहला मदरसा है, वो बेहतरीन मदरसे की सूरत में हमको मिला है। हर माँ अपनी औलाद के लिए इसी तरीके से ये जज्बात मोहब्बत के रखती है, लेकिन हमारी माँ ने अपनी मोहब्बत के जज्बात का इजहार तो कभी हमसे कुछ ज्यादा नहीं किया, लेकिन मेहनत जिस शिद्दत के साथ की है, मैं उसे यहाँ
बयान नहीं कर सकता। आप समझ सकते हैं कि जिस इक्तिसादी हालत से हमारे बचपन में हमारा घर गुजर रहा था, उसमें कितना बड़ा और क्या क्या कंट्रीब्यूशन हमारी वालदा का रहा होगा। वरना तो बहुत आसान था ना कि हमें भी भेज दिया जाता किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में या कहीं और मजदूरी के लिए, तो घर में 4 पैसे आते। जो आज भी पुरानी दिल्ली के लोग कहते हैं पढ़ के क्या करेगा, 4 पैसे लाएगा तो होगा, पढ़ के तो नौकरी भी नहीं मिली, आज भी कहते हैं, पुरानी दिल्ली के लोग कहते हैं ये बात। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि पढ़ के क्या फर्क पड़ता है, भूखे रह के फाका करके पढ़ने के बाद नस्लें बदला करती हैं, एक इंसान नहीं बदलता। और जब नस्लें बदलती हैं तो कौमें बदला करती हैं, मिल्लतों की तकदीरें बदला करती हैं। अगर एक फर्द फाका रह के पड़ जाए तो एक मिल्लत के बदले जाने की, उसकी तरक्की का ख्वाब वही आके देखती हैं जो इस तरीके से खुद को कुर्बानियां दे के आगे बढ़ाती हैं। और ये काम हमारी वालदा ने किया और हमारे वालिद ने इसको फरोग दिया। सर इसका नतीजा है आज हम 4 भाई बहन समाज के बेहतरीन मकाम पे हम चारों फाइज है। वो हमारा माजी था, उस माजी से हम सबक सीखते हैं जिसमें वो परेशानियां थी। लेकिन मेरी बहन आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर है। वो डूटा की, कभी डूटा में जनरल सेक्रेटरी होती है, कभी ट्रेजरर होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है। मेरा भाई लॉयर है, एमएनसीज में काम कर रहा है। मेरी दूसरी बहन टीचर है, एक और बहन उसके बच्चे कोई डेंटिस्ट है, कोई मार्केटिंग में। एक नस्ल बदल गई। और अगर हम ये कंटिन्यू करके अपनी औलाद को देते हैं और ये सबक हम मिल्लत में आम करते हैं तो ये मिल्लत बदल सकती है, समाज बदल सकता है। यही तरीका है समाज को बदलने का। सर आपने जो बात कही वो उसको हर लोगों ने महसूस किया है। मेरे पिताजी का भी इंतकाल जो है 1 साल या 1.5 साल पहले हो गया था। और मुझे अभी भी याद है कि मैं जब भी बाहर जाता था तो अखबार लेके आता था, कुछ फ्रूट्स लेके आता था। और वो रात के वक्त ये नहीं देखते थे कि फ्रूट्स जो है वो कल खाना है, उसी वक्त अंगूर खाना और फ्रूट लेके खाना शुरू कर देते थे। और मेरी माँ बोलती भी थी कि आप इंतजार कर लीजिए। तो ये सारी चीजें जो हम लोग जो मकरूज है अपने माता पिता का, वो तो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। सर एक चीज और मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली को लेके बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, दिल्ली, बदलती हुई दिल्ली, खासकर पुरानी दिल्ली को। मैं चाहूंगा कि आप भी बदलते हुए दिल्ली को, आपने बदलती हुई दिल्ली को आपने देखा है, खासकर पुरानी दिल्ली को, उसको भी कभी कलमबंद उसको कीजिए। और कुछ आप बताना चाहेंगे कि ये जो दिल्ली है, खासकर जो पुरानी दिल्ली है, उसको आपने कैसे बदलते हुए देखा ये गुज़श्ता 30 या 40 सालों के दौरान? देखिए, दिल्ली में तहजीबी तौर पर कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं आया है। वही गली कूचे हैं, वही मकानात हैं, तंग गलियों के अंदर बड़े बड़े मकानात हैं। बस फर्क यह है कि उनमें से कुछ मकानात में अब फ्लैट्स बनने लगे हैं, तो कुछ थोड़ा सा चेंज। लेकिन वही लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं उन फ्लैट्स में भी वही रहे, तो उनकी जबान, उनके लहजे, उनका पहनना ओढ़ना, उनका खाना पीना, उनका बोलना चालना, उनके सैर सपाटे, वो सब वही है, कोई बहुत फर्क नहीं है। वो जो मॉडर्न एज में जो तब्दीलियां आई हैं उसको उन्होंने भी अडॉप्ट किया है। मोबाइल फोन का कल्चर, टेलीविजन का कल्चर, ये सारे कल्चर को उन्होंने भी अडॉप्ट किया है। लेकिन इसके बावजूद उनका वो बुनियादी कल्चर नहीं बदला। सर जो आप डिटोरिएशन हुआ वो जी ये है कि तालीम की बहुत कमी आई है। जी हालांकि स्कूल नए स्कूल भी खुले हैं, स्कूलों के कल्चर, कुछ जो गवर्नमेंट के स्कूल की फैसिलिटीज आई हैं वो आई हैं, लेकिन तालीम पर पुरानी दिल्ली के लोगों की वो तवज्जो नहीं है जो इससे पहले थी। पुरानी दिल्ली के लिए मशहूर है कि दिल्ली मर्दुम खेज नहीं है, मर्दुम शनास है। यानी अच्छे लोग पैदा कम करती है, पहचान के उनकी परवरिश करती है। ये दिल्ली की शनाख्त है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली ने बहुत बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं और अभी भी है। और मैं वो हल्का अभी भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बड़े लोग जो दिल्ली ने पैदा किए, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे SY कुरैशी साहब थे, वो यहाँ से निकल के गए। अभी शाहिद सिद्दीकी का तकरीबन यही बैकग्राउंड है। अभी मीम अफजल साहब जो मेंबर पार्लियामेंट रहे, उनका तकरीबन ऐसे ही बैकग्राउंड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम सब लोग ऐसे, कमाल फारूकी यहाँ पर मौजूद है, ये पूरी एक क्लास है। लेकिन इनकी तादाद कम हो गई। अब डॉक्टर नसीब कुरैशी को कोई नहीं जानता। नसीब कुरैशी इतने बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट थे इस मुल्क के कि वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस के एडवाइजर रहे। इस तरीके के बहुत बड़े बड़े लोग दिल्ली ने अभी हाल में भी पैदा हुए किए हैं, लेकिन उनकी तादाद उतनी नहीं है जैसे इससे पहले थी कि उर्दू बाजार में जो महफिलें
शायरों की लगा करती थी, जो वहां सिखाया जाता था शायरी, जो मुसन्निफ पैदा हो रहे थे, वो सिलसिला निस्बतन दिल्ली में कम हुआ है। तो अगर हम दिल्ली के स्कूलों को ठीक कर ले, मैं समझता हूँ तालीम की तरफ दोबारा राग़िब होंगे, तो वो लोग फिर पैदा होंगे दिल्ली में। और देखिए, दिल्ली के बारे में जो लोग एक चश्मे से दिल्ली को देखते हैं, खासकर पुरानी दिल्ली को, वो भी ये बात भूल जाते हैं कि ये वही दिल्ली है जहां पे आपको कांग्रेस के भी दफ्तर मिल जाएंगे, मुस्लिम लीग के भी दफ्तर थे, और वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी भी, सीपीआई का भी दफ्तर था, और लोग कहते हैं एक जमाने में वहां पे बहुत ही मजबूत उनका बेस वहां पे हुआ करता था। तो सर, आपके लाइफ के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, जो जो इब्तदाई दौर था, इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप हम सफर करते हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में, जहां आपने कहा कि आपने आला तालीम के लिए वहां वहां आपने रुख किया। तो वहां क्या पढ़ाई की आपने, किस सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी हुई? फिर आप डॉक्टरेट भी किए हैं, तो जरा इस सफर को भी मुख्तसर बता दीजिए। नहीं, मैं वहां तो मैं मेरा ग्रेजुएशन था, मेडिकल ग्रेजुएशन, BUMS मैंने किया। उस वक्त वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमदर्द तिब्बी कॉलेज कहलाता था। वो 6 साल का कोर्स था। मैंने BUMS किया, उसके बाद फिर मैंने एक प्रैक्टिस की यहाँ दिल्ली के कई अस्पतालों में। मैं रेजिडेंट डॉक्टर की हैसियत से नौकरी करता रहा, और उसके बाद फिर मैंने एक यूनानी मेडिकल कॉलेज देवबंद में 1 साल वहाँ पर पढ़ाया। उसके बाद आके फिर मैंने यहाँ अपनी पर्सनल प्रैक्टिस की। फिर नर्सिंग होम मैंने अपना चलाया यहाँ ओखला में, जामिया नगर में आने के बाद। और अब पिछले 8-10 साल से मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, सिर्फ अब उम्मत की और मुल्क की प्रैक्टिस में लगा हुआ हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जी दोस्तों, तो जो तस्लीम रहमानी साहब के सामने जो डॉक्टर है, वो तिबी डॉक्टर है, यानी वो मर्ज को दूर करने वाले हैं, और जो फिजिकल डॉक्टर से अब ये समाजी डॉक्टर हो गए हैं। तो सर, ये सहाफत में और सियासत में इसकी तरफ जो एक डॉक्टर जो है, जो दिल का की बात समझता है, जो नफ्स पे हाथ रखता है, वो समाज पे हाथ रखना, समाज के नफ्स को पकड़ना, उसको समझना कब से शुरू किया? जी, बतौर वो तो सहाफी और आपको मैंने सियासत। अर्ज किया कि वो तो मेरे डीएनए में था, जी और वो उससे मैं कभी भी अलग नहीं हुआ। मैंने कहा जी मैं यूनानी मेडिकल कॉलेज में हमदर्द में था, तब भी अपनी क्लास में नहीं बैठता था, तब भी लाइब्रेरी में मैं तफसीर पढ़ता था, तफसीर कुरान जी पढ़ता था या तारीख इस्लाम पढ़ता था। तो ये तो मेरे पास से कभी गया ही नहीं। तो जी बाद में आके मुझे महसूस हुआ कि हालात जैसे जैसे बदल रहे हैं, इस मुल्क के हालात, इस मुल्क की सियासत ने जो करवटें लेना शुरू की हैं, उसमें मुझे ये लगा कि हम जैसे लोगों का सियासत में होना बहुत ज़रूरी है, जो सियासत को पढ़ते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। तो मैं अपने बारे में यही कहता हूँ, हम सियासत करते कम हैं, सियासत पढ़ते ज़्यादा हैं। तो सियासत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सियासत को बहुत ही गहराई के साथ पढ़ेंगे नहीं, हम सियासत में जो कुछ हो रहा है, असल में सियासत में जो होता है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई दे रहा होता है वो होता नहीं है। इसलिए सियासत को समझने के लिए उसकी गहराइयों का मुताला बहुत जरूरी है। तो वो यही सोच के मैं बाहर आया। फिर वो जब मैंने सफर शुरू किए तो प्रैक्टिस मुतासिर होने लगी, तो फिर 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती थी। तो फिर मैंने प्रैक्टिस को छोड़ा और इसमें कदम रखा, और फिर यहीं से वो अखबार जो वाली साहब ने शुरू किया था वो बंद हो गया था, उसको दोबारा शुरू करके उसमें लिखना शुरू किया। फिर दीगर अखबारात में भी लिखना, क्योंकि हमारे यहाँ एक आयत, एक हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलो आया। आप चूंकि उर्दू अरबी के आदमी, इसलिए आपसे मैं अर्ज कर सकता हूँ कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, ये फर्ज है कि तुम्हारे पास अगर इल्म का एक जुमला भी पहुंचता है तो उसे अवाम तक पहुंचाओ, लोगों तक पहुंचाओ। तो ये हमारा फर्ज हो जाता है कि अगर हमने कुछ लिखा पढ़ा है, कुछ हमने सोचा समझा है, तो हम इस इल्म को आम करें और लोगों तक पहुंचाएं। और उसके लिए भी अगर कुर्बानियां देनी पड़ती हैं तो कुर्बानियां दी जानी चाहिए। ये सोच के मैं सियासी और पहले समाजी मैदान में आया था और फिर सियासी मैदान में हूँ। तो मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से, एक सेफोलॉजिस्ट की हैसियत से और एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की हैसियत से अभी भी मैं काम, बहुत दिन से ये काम कर रहा हूँ, और वही मेरा असल में फील्ड है काम कर। उसी में मुझे मजा भी आता है, और मुझे लगता है कि मेरी असल शख्सियत यही है कि मैं इस मैदान में जितना बेहतर काम कर सकूं वो काम करूं। 1980 का जो दौर था, खासकर अगर आप तारीख देखेंगे हिंदुस्तानी सियासत का आजादी के बाद से, तो 1970, 1980 और 1990 का जो दौर था, वो एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही मायूस कुन दौर था। जब हिंदुस्तान के अंदर में जो फिरका परस्ती है,
वो एक बड़ी सियासी ताकत बन के उभरी। पहले के जमाने में रायट्स फसादात होते थे, लेकिन उसको कोई सामने आके उसको कोई दिफा करने के लिए नहीं आता था। वो सरकारी मशीनरी का कहें हम अगर हिंदी में दुरुपयोग किया जाता था, उसका बेजा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 80 के बाद से वो बातें बहुत उन बातों को बड़ी ढिठाई के साथ कहा जाना शुरू हो गया। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो कहीं रथ यात्रा शुरू हो गई, तो कहीं दंगे शुरू हो गए, तो सिख लोगों के ऊपर हमला शुरू हो गया, तो बाबरी मस्जिद के ऊपर यलगार बोल दिया गया। तो वो दौर था, मुझे लग रहा है कि जो जिस वक्त में आप नौजवान थे, जिस वक्त में आप क्या कहें चीजों को समझना शुरू कर दिया था, तो कोई खास एक कोई वाक्य आपके जहन में है जिसने आपको झकझोर कर रख दिया और जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं अब सियासत पढ़ने से ज्यादा सियासत के फील्ड में कूदने की ज्यादा जरूरत है? कुछ देखिए, ऐसी बात हिंदुस्तान की सियासत जो है वो फेसिस की सियासत है, मरहलावार सियासत है, और 200 साल की सियासत है जो कंटिन्यूअस चलती चली आ रही है। उसमें फेस बदलते रहे हैं, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी और उसमें ब्रेक कभी नहीं लगा, चेंज कभी नहीं हुई। यानी 1825 से तकरीबन जो सियासी दौर का आगाज हो रहा है, तो एक के बाद एक मरहले से अगले मरहले में, और उससे फिर दूसरे और तीसरे चौथे मरहले में दाखिल होते हुए आगे बढ़ रही, उसमें ब्रेक कभी नहीं लगा। आप जिस जमाने की बात कर रहे हैं वो जमाना दरअसल तो सन 75 से शुरू होता है, 80 से नहीं है, वो 75 से शुरू होता है, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट खड़ा होता है बिहार से। और वो इमरजेंसी से पहले 1 करोड़ लोगों को यहाँ लेके, तो मैंने वो पोस्टर देखे थे, मुझे याद है दीवारों पे 1 करोड़ कदमों के निशान के पोस्टर और वॉल राइटिंग भी हुआ करती थी, तो लोग आ रहे थे। उस मूवमेंट में जो टर्निंग पॉइंट इंडियन पॉलिटिक्स को दिया गया, एक तो अपने आप में जो जनता पार्टी की पॉलिटिक्स थे वो आज की पॉलिटिक्स की बेस है, आधार है, यानी फाउंडेशन है जेपी मूवमेंट की वो पॉलिटिक्स। उसी में जो दूसरा पार्ट ऐड होता है, जो एक्चुअली जो रिवोल्यूशनरी पॉइंट है इंडिया की पॉलिटिक्स का, वो है जनसंघ का जनता पार्टी में शामिल होना और जेपी मूवमेंट में शामिल होना। उस वक्त तक जनसंघ को किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने अपने करीब बैठने नहीं दिया था, और जनसंघ दो सीटें कहीं मुश्किल से जीता करती थी, और कोई मेन अपोजिशन की भी हैसियत नहीं थी। लेकिन जब जेपी मूवमेंट खड़ा हुआ, तो जेपी मूवमेंट में तमाम पार्टीज, नॉन कांग्रेस पार्टीज में जनसंघ को भी शामिल किया गया। ये जो मूवमेंट था, इस जेपी मूवमेंट, इस जिसके नतीजे में इमरजेंसी लगी 76 में, और जिसके नतीजे में जेल के अंदर जनता पार्टी कायम हुई, और उसमें जनसंघ एक पार्टी की हैसियत से शरीक हुई, और जिसके नतीजे में जनता पार्टी की जब हुकूमत आई 78 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी मिनिस्टर बन गए और एल के अडवाणी भी मिनिस्टर बन गए। आपको याद है, एक आईबी के मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, और फॉरेन मिनिस्टर थे फॉरेन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। तो वो पूरा का पूरा आरएसएस जो उनकी पुष्ट पे खड़ा था, उसे बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट भी मिला और रिसोर्स का बूस्ट भी मिला। और फिर डुअल मेंबरशिप के नाम पर 80 में ये अलग होके और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो ये जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ये एक्चुअली तो 75 से शुरू होता है। ये था शॉकिंग चीज। और वो भारतीय जनता पार्टी 84 में, जो आप देखिए उस वक्त शाहबानो का केस आया 84 में, और शाहबानो केस में किसी ने समझाया राजीव गांधी को कि साहब ये तो हिंदू बैकलैश करेगा, जिसके नतीजे में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया। एक मैं आपको मजे की बात बताऊं कि उससे बहुत पहले एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने तैयार की थी अपने अखबार के लिए, उसमें बाबरी मस्जिद का मैंने जिक्र किया था, शायद 81 की बात है ये। और उसमें मैंने लिखा था कि बाबरी मस्जिद 81, उस वक्त तक कुछ भी नहीं था, बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, ये सबको मालूम था। उसकी तारीख पढ़ती थी तो एक छोटी सी खबर उर्दू के अखबार में कभी कभी आती थी, वरना नहीं आती थी, जब वहां पर लोअर कोर्ट में बाबरी मस्जिद की डेट पड़ती थी। मुझे याद है उर्दू में छोटी सी खबर होती थी, उस पर मैंने पूरी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कम्युनल राइट्स को लेकर तैयार की थी। उस वक्त ये कहा था कि जिस दिन ये मसला उठा, हिंदुस्तान की सियासत में इनकलाब बपा कर देगा। 81 में ये लिखा था। 84 में जब ताला खुलवा के शिलान्यास हो गया और यहाँ दिल्ली में कफन बरदोश मुसलमान आए और वोट क्लब पे इतनी बड़ी रैली हुई, उस वक्त मैं आपसे आज कहता हूं, मैं उस रैली का मुखालिफ था।
और वो तमाम घर घर जाके वो कॉर्नर मीटिंग करके उस रैली के लिए पब्लिक मोबिलाइजेशन सैयद शहाबुद्दीन भी कर रहे थे, अहमद अब्दुल्ला बुखारी साहब भी कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे। मैंने अपने कॉलेज के गेट पे खड़े होके उस रैली के खिलाफ तकरीर की थी। और आप देखिए कि उसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने उसको अडॉप्ट कर लिया, और उसके अडॉप्ट करते ही 89 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने सोमनाथ में उसको अडॉप्ट कर लिया अपने एजेंडा पे, और उनके मैनिफेस्टो में आया। और तब से लेके फिर 90 में रथ यात्रा निकल गई। तो जो पूरा का पूरा खूनी खेल है, 12,000 के करीब लोग 30 साल में बाबरी मस्जिद राम मंदिर के नाम पर शहीद हुए, हिंदू मुसलमान मिला के 12,000 के करीब लोग। कोई छोटा मूवमेंट नहीं है। और उस मूवमेंट ने बिलाखिर भारतीय जनता पार्टी को इतनी मजबूत सरकार दी है कि आज पूरा का पूरा जो आरएसएस और जो हिंदू का संघ परिवार, हिंदुत्व का, नॉट हिंदू, हिंदुत्व का संघ परिवार इतना मुखर होके और इतना एरोगेंट वे में बोल रहा है, ये सब उसी जेपी मूवमेंट की वो देन है। ये 55 साल की 45 साल की तारीख है ये। तो ये तारीख अब वो अपने कल्मिनेशन पॉइंट पे आई है। इसको जो अचीव करना था उसका 90% उस मूवमेंट ने, जो 200 साल से चल रहा था, 200 साल के उस मूवमेंट ने अपना 90% अचीव कर लिया है। तो अब ये 10% कुछ और अचीव करके इसका डाउनफॉल मुझे पूरा यकीन है कि शुरू होने वाला है। बिकॉज भारत का जो डीएनए है वो नहीं है जो आरएसएस चाहता है, या जो भारतीय जनता पार्टी या जो मौजूदा सरकार चाहती है, वो इस मुल्क का डीएनए नहीं है। तो नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है कि मुल्क उस डायरेक्शन में चल सके जिस डायरेक्शन में मौजूदा सरकार या आरएसएस के परिवार के लोग उसे चलाना चाहते हैं। तो ये गिर जाएंगे, ये चल नहीं पाएंगे। चिराग सहरी है, बुझने वाला है। सर, दो सवाल, ये क्लेरिफिकेशन हम आपसे लेंगे। पहला, आपने कहा जनसंघ और जेपी के हवाले से, तो जेपी की एक लंबी तारीख है, एक सोशलिस्ट आंदोलन से वो आए हुए थे। तो क्या जेपी साहब, आपको क्या लगता है कि वो उनसे गलती हो गई या जानबूझ के उन्होंने जनसंघ को शामिल किया? या और दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो बोट क्लब की मीटिंग की बात की, तो क्या आपको लगता है कि उस जमाने में जो मुस्लिम लीडरशिप थी, उनसे चीजों को और सियासत को समझने में उनसे गलती हुई? देखिए, जेपी मूवमेंट के ताल्लुक से मुझे मालूम नहीं कि जयप्रकाश नारायण साहब इस बात को समझते थे या नहीं कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, कि जो एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनल फोर्स है और जो नोन है, जिसके तारीख मौजूद थी, मुझे नहीं लगता कि जेपी साहब को इतना मालूम नहीं होगा कि ब्रह्मो समाज कैसे बना, कांग्रेस कैसे वजूद में आई, कैसे हिंदू महासभा बना, कैसे टैगोर ने, तमाम लोगों ने, कांग्रेस के बड़े लीडरों ने हिंदुत्व को प्रमोट किया, सावरकर क्या बोलते रहे, गोवालकर क्या बोलते रहे, ये सब कुछ जेपी को, जयप्रकाश नारायण को नहीं मालूम होगा, ये मानना मेरे लिए मुश्किल है। एक बात। दूसरी बात, डाइवर्स फोर्सेस थी, उसमें भी दूसरी फोर्सेस भी थी जो जनसंघ के उन तमाम मंसूबों को आरएसएस के जानती थी, और उन्होंने भी लॉबी की होगी यकीनी तौर पर कि उसको वहां, और खुद जनसंघ के लोग, सिर्फ जनसंघ में तो नहीं थे, आरएसएस के लोग या ब्रह्मो समाज के लोग किसी एक पार्टी में कभी भी नहीं रहे। वो हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में वो रहे हैं, ये बात माननी चाहिए। और उसकी वजह से वो जेपी मूवमेंट में अपना जगह बना पाए और वहां खड़े होकर अपॉर्चुनिटी उन्होंने अपने लिए पैदा कर दी। दूसरा सवाल आप जो मुस्लिम लीडरशिप के बारे में कर रहे हैं, देखिए, मुझे मुस्लिम लीडरशिप से एक बड़ा शिकवा ये है कि उन्होंने हालात का की नब्ज पे हाथ रखने की कोशिश बहुत कम की, और ये हमेशा हुआ। सर सैयद का जो हशर किया वो भी इसी मुस्लिम लीडरशिप ने किया। सर सैयद ने उन हालात को समझा था कि जो जो हालात इस मुल्क में हिंदुत्व की सियासत ने 150 साल पहले पैदा किए थे, वो जो बकिंगम चंद्र चटर्जी नॉवेल लिख रहा था, आनंद मठ, ठीक उसके पैरेलल ही तो खड़े थे सर सैयद अहमद खान। तो वो क्यों आनंद मठ लिखी? एक दिन में तो नहीं लिख दी ना आनंद मठ, उसके पीछे पूरी एक तारीख रही होगी, एक जहन बना होगा बीसी चटर्जी का, जिस जहन ने उससे आनंद मठ लिखवाया। उस जहन को उस जमाने में अगर कोई पढ़ रहा था तो सिर्फ सर सैयद पढ़ रहे थे, बाकी लोग उस जहन को नहीं पढ़ पा रहे थे, इसलिए सर सैयद की मुखालफत कर रहे थे। और बड़ा एक तबका था जो सर सैयद का मुखालिफ था। उसके बाद जो सर सैयद के हामी थे, वो अपना काम अपने अंदाज से करके तकसीम के वक्त में वो लोग ये मुल्क छोड़ के चले गए। तो इस मुल्क में जो लीडरशिप बची, वो लीडरशिप वो थी जो इन हालात को शायद बहुत दूरअंदेशी के साथ देख नहीं पा रही थी और बहुत कॉन्फाइंड हो गई थी।
वही लीडरशिप, मुसलमानों की बड़ी प्रॉब्लम है कि मुसलमानों की लीडरशिप जमीन से उठ के आई हुई लीडरशिप आजादी के बाद बहुत कम है। ज्यादा लीडरशिप वो है जो प्रोजेक्टेड लीडरशिप है, जो ऊपर से आती है, जिसे हमारा रूलिंग डिस्पेंसेशन प्रमोट करता है और वो रूलिंग डिस्पेंसेशन के मुताबिक काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया मुस्लिम सियासत का इस मुल्क में रहा है। उसकी बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ, उसमें वक्त बहुत लगेगा, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है और यही वजह है कि 84 में भी वही लीडरशिप ज्यादा आगे थी जो इसके जो प्रोजेक्टेड लीडरशिप जिसे हम कह सकते हैं। और ये भी याद दिला दूं आपको कि जमीयत उलमा हिंद भी उस वक्त मुखालिफ थी इस रैली की, और हम भी उसी बुनियाद पे मुखालिफ थे कि मैंने कहा 81 में मैं लिख चुका था, हम ये चाहते थे कि एक सोए हुए मसले को जगाने की कोशिश इस वक्त ना की जाए। इसलिए हम उसकी मुखालफत कर रहे थे कि आप पब्लिक प्रोग्राम और बड़े मास मोबिलाइजेशन के जरिए अगर ये करते हैं तो इसका रिएक्टिव पोलराइजेशन होगा, और खुद हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उस पोलराइजेशन को फेस कर सके, और देखिए आखिरकार वो हुआ। अच्छा, एक और चीज क्या होता है सर, मैं बार बार इस बात को सुनता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर में एक रस्साकसी महसूस की जाती है। एक ग्रुप है जो कि मदरसा से तालीम याफ्ता है, वो कह रहा है कि जो स्कूल से पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जो पकड़ है वो कम्युनिटीज के ऊपर नहीं है, वो चीजों को नहीं समझते हैं, वो एक अच्छे मुसलमान अभी तक नहीं बन पाए हैं। और जो स्कूल से जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो मदरसा में पढ़े हुए जो लोग हैं अभी भी 100 साल या 200 साल पीछे हैं। तो क्या इस तरह की कोई दो अलग अलग सोच है, या इस चीजों को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है? नहीं, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। देखिए, तालीम का निजाम मुसलमानों में फ्रैक्चर्ड है, और चाहे मदरसे की तालीम हो, ना वो अपने आला मेयार पर कायम है, ना स्कूल और यूनिवर्सिटी की तालीम अपने आला मेयार पर कायम है। आप देखिए पुरानी दिल्ली के स्कूलों का जो हशर अभी आप हम सबके सामने, वो सिर्फ पुरानी दिल्ली के स्कूलों का नहीं है, वो पूरे मुल्क में देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे इस्लाफ ने न किया हो। 1870 के बाद एक मुस्लिम तालीमी कॉन्फ्रेंस करके तमाम मुल्क के नवाबों और राजाओं ने, मुसलमान नवाबों ने बहुत बड़ी बड़ी जमीनें देके मुस्लिम इस्लामिया कॉलेज स्कूल कायम किए थे, 12वीं तक, 10वीं तक और कॉलेज तक। तो आप देखेंगे हिंदुस्तान के हर जिले में एक इस्लामिया कॉलेज पाया जाता है। पूरी यूपी में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, दिल्ली में भी 5 स्कूल है, और तमाम ये किसने कायम किया? हमारे असलाफ ने किए। लेकिन इन तमाम स्कूलों की हालत अगर आज आप देखेंगे तो खंडर से ज्यादा नहीं है, और उनके तमाम असातिज़ा का वही हाल है, वो पढ़ाना नहीं चाहते, बच्चे पढ़ाना नहीं चाहते, पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाहते। तो अगर ये सिचुएशन पूरे मुल्क में स्कूलों की भी है और ये मदारिस की भी है कि मदरसे चंदा लेके चंदा हासिल करने के लिए वो मदरसे कायम हो रहे हैं, तो वो भी एक कॉमर्शियल वेंचर बन गए और ये भी एक कॉमर्शियल वेंचर बन गए। तो पूरा का पूरा एज सच दीनी हो या दुनियावी हो, एजुकेशनल सिस्टम हमारा कोलैप्स हो चुका है। तो इसमें एक दूसरे को मोरिद इल्जाम ठहराने की जरूरत नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें फील करनी चाहिए। अच्छा सर, बस हम तो एक दो सवाल और लेंगे, क्योंकि आपसे तो पूछना बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि इन सारी बातों को लेके किसी एक दिन और आपसे हम बात करेंगे। इसे पार्ट 1 रखते हैं, उसे पार्ट 2 रखते हैं। बस एक दो सवाल जो कि अभी बहुत ही कंटेम्पररी सवाल है उसको ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम जी दोबारा, जी, दोबारा दोस्तों हम आएंगे और तस्लीम रहमानी साहब से फिर बहुत सारे सवाल लेकर हम आएंगे। सर एक चीज ये बताइए, बार बार मौलाना आजाद की एक जो तकरीर है जिसमें मौलाना आजाद मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि मुसलमानों तुम अपनी पार्टियों को ये कर दो, मतलब उसको बैन कर दो, सियासत से दूर चले जाओ। और जो सेकुलर तबका है, चाहे वो मुसलमानों के बीच से आए चाहे वो हिंदुओं के बीच से आए, वो जबरदस्त मुखालफत कर रहा है कि किसी तरह से सियासी पार्टी बनाने का, मुसलमानों को खास अपने मतलब मुस्लिम पार्टी बनाने का। तो आप उन लोगों से कैसे, आप उन लोगों से क्या, आपकी दलील क्या होगी उन लोगों को? वो कह रहे हैं कि आप लोग मुस्लिम पार्टी बना के हिंदुओं को पोलराइज करते हैं। कहा क्या अभी तक? देखिए, मौलाना आजाद के अपने तजुर्बात रहे होंगे, और मैंने कहा कि उस वक्त की जो मुस्लिम सियासत थी, वो सियासत किस हद तक हालात को समझ रही थी या नहीं समझ रही थी मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात तो साफ है कि आज़ादी के बाद जो हमारे सियासी तजुर्बात हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और काबिल नज़ीर जो एक है, वो तो ये मुस्लिम लीग का तजुर्बा है। साउथ इंडिया में, केरल में मुस्लिम लीग हमेशा बाकी रही ना। सन 52 में पहली लोकसभा बनने से लेकर आज तक मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी मौजूद है वहां लोकसभा में, और राज्यसभा में भी है, और केरल की असेंबली भी मौजूद है।
इस तरह वो एक कामयाब तरीन तजुर्बा है जिससे सबक सीखना चाहिए तमाम मुल्क को। और वो खाली कम्युनल पॉलिटिक्स तो है नहीं, उसमें भी बहुत सारे दूसरे फिरके के लोग भी मौजूद हैं। इसी तरीके से जो मुस्लिम मजलिस का तजुर्बा है, हिंदुस्तान में पहला, शुमाली हिंदुस्तान में खुसूसन कोलिशन पॉलिटिक्स का पहला तजुर्बा तो मुस्लिम मजलिस में डॉक्टर फरीदी साहब ने किया था। क्या वो तजुर्बा कामयाब नहीं था? जब कैबिनेट में 11 मिनिस्टर थे, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर फरीदी ने मिल के सरकार चलाई उस जमाने में। और उससे खौफजदा वो तबका रहा कि जो तबका इस मुल्क में मुसलमानों के वोट की इजारादारी चाहता था, खुसूसन कांग्रेस, उन्होंने कभी इसको पनपने नहीं दिया। और ये रीजन है कि वही मुस्लिम मजलिस जो 18 सीट पहले इलेक्शन में जीत गई उत्तर प्रदेश में, उसके मुकाबले में केरल से बुला के कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को लगा के मुस्लिम मजलिस को हराया। तो बार बार ये नाकाम तजुर्बे प्रोजेक्टेड लीडरशिप के जरिए मुख्तलिफ रूलिंग क्लासेस ने करवाए और मुसलमानों को मिजाज देने की कोशिश की कि मुसलमान अपनी सियासी पार्टियों के जरिए इस मुल्क में कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आज जो मुल्क का पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन है और जो डेमोग्राफी मुल्क की है उसमें, और फिर मुसलमान क्यों, आखिर मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी का मतलब, आप खुद जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मुसलमानों को मौके नहीं दे रही। वो अपनी पार्टी हायरार्की में मुसलमानों को अपॉर्चुनिटी नहीं देती कि वो फैसला साज पोजीशन पे जाएं। वो मुसलमानों को जितने टिकट मिलने चाहिए विनिंग सीट्स पे उतने टिकट नहीं दे रही कि वो रिप्रेजेंटेशन वहां कर सकें। जो एजुकेशनल इकोनॉमिक पैकेज होने चाहिए वो उनको दिए नहीं जा रहे। मार्जिनलाइज करके यहां तक कर दिया कि अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि दलितों के बराबर आ गए मेन स्ट्रीम में, उस तब रिजर्वेशन होना चाहिए। जो जो रंगानाथ मिशन कमीशन की रिपोर्ट कहती है वो भी आप डिनाई कर देते हैं। कुंडू कमेटी को भी आप डिनाई कर देते हैं। गोपाल कृष्ण कमेटी की रिपोर्ट को भी डिनाई कर देते हैं। कम्युनल राइट जो होते हैं इस मुल्क में, उनके मुजरिमीन के नाम सामने आ जाते हैं, उनमें से किसी को आप सजा नहीं देते। तो बिल्कुल आपने डिसमेंटल कर दिया पूरी कम्युनिटी को। आज उस कम्युनिटी की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप अगर खड़ी होती है तो वो इसलिए नहीं खड़ी होती कि वो खाली मुसलमानों को लेके, हम डिप्राइव्ड क्लासेस को लेके चलना चाहते हैं। वो जो पहला लफ्ज जो आपके मौजू में भी है, महरूम तबका, और जो हर तरीके से मार्जिनलाइज, हाशिए पे खड़ा हुआ एक आम इंसान। आप गौर कीजिए, ये जो किसान आज बैठे हैं सड़कों पे, ये मार्जिनलाइज नहीं है क्या? 2006 में आई थी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? किसने पूछा है सवाल? कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो। लाइकवाइज करोड़ों मजदूर पैदल चला गया, किसको कंसर्न था उन मजदूरों का? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी इस मुल्क में? एक का नाम बताइए जिनको उनका कंसर्न रहा है। आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते रहिए, जरूर बयानबाजी कर लिए, लेकिन उनकी दादरसी करने का काम कौन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर कर रहा है? तो चाहे, और फिर आपने मजदूरों के जो कानून बदले हैं कोविड पीरियड के दौरान, वो अगर आपने पढ़े होंगे, यकीनन आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या वो गैर इंसानी कानून नहीं है? क्या आप एक मजदूर को पार्ट टाइम जो आप दिया करते थे, ओवर टाइम दिया करते थे, आज आपने ओवर टाइम 12 घंटे उससे काम करवाएंगे आप, और उसके बाद भी आपने उसको एम्प्लॉयर के डिस्पोजल पे छोड़ दिया, जब चाहे रखे जब चाहे निकाल दे। उसका ईएसआई, उसका प्रोविडेंट फंड, उसका जीपीएफ कुछ भी आप नहीं देंगे, सिर्फ मात्र मजदूरी भी तय करने का हक आपने एम्प्लॉयर को दे दिया। इतने बड़े जालिमाना कवानीन आपने बनाए। मुझे बताएं, इस मुल्क में उन लेबर लॉज के खिलाफ कौन सा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है जो खड़ा हुआ हो कि गलत है, हम इसको नहीं मानेंगे? तो ये अगर कोई मुसलमान पॉलिटिकल पार्टी लेके खड़ा हो और वो इन इश्यूज पर बात करे, मार्जिनलाइज तबकात की बात करे, तो क्या ये कम्युनल पॉलिटिक्स है? क्यों ना करें? क्यों तस्लीम रहमानी को ये हक नहीं है? क्यों एनके फैजी को ये हक नहीं है? क्यों दूसरे मुस्लिम लीडर्स को ये हक नहीं है कि हिंदुस्तान के मजलूम तबकात की आवाज करें? हम तो कास्ट पॉलिटिक्स भी नहीं चाहते, हम क्लास पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि जो गरीब है, हम ये कहते हैं ब्राह्मणिकल माइंडसेट के खिलाफ है, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क है। ब्राह्मणिकल माइंडसेट, ब्राह्मणिकल ऑर्डर वही ऑर्डर है जो दुनिया में ज्यूज का ऑर्डर है, जायोनिज्म का ऑर्डर है। तो जायोनिस्ट एंड ब्राह्मणिकल ऑर्डर एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर एक ऑर्डर है, और हम उस ऑर्डर के खिलाफ हैं। हम ना तो ज्यू के खिलाफ हैं और ना ब्राह्मण के खिलाफ हैं, लेकिन हम उस माइंडसेट के खिलाफ है जो दमन का माइंडसेट है, जो डिस्क्रिमिनेशन का माइंड है, जो जुल्म करना चाहता है। तो हम जालिम के खिलाफ
अगर खड़े होके कोई राजनीति करना चाहते हैं और जस्ट बिकॉज वो राजनीति करने वाले लीडर का नाम M.K. फैजी है या मोहम्मद कोया है या तस्लीम रहमानी है, आप उसको कहेंगे कम्युनल हो गया, इसको राइट नहीं है। ये कौन सी राजनीति है? उसी राजनीति को गलत साबित करने के लिए वो खड़े, और जो भी लोग खड़े होके ये काम कर रहे हैं उनको हमें ताउन करना चाहिए, हम करेंगे। सर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने केरला में अपने परफॉर्मेंस को 100% ज्यादा किया। एक बस आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता है कि एसडीपीए के सामने जो उसका जो रास्ता है, आगे वाला रास्ता, वो काफी कठिन है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो भी आपको बहुत ज्यादा आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, और जो अपने आप को वंचित तबके, महकूम तबके की जो पार्टी कह रही है, जो अपने आप को मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ने वाली पार्टी जो अपने आप को कह रही है, वो भी बाज इलाकों में, बाज रियासतों में आप जब उनसे दोस्ती करने के लिए जाते हैं तो भी आपसे हाथ नहीं मिलाते हैं। तो आपको आपको नहीं लगता कि लड़ाई सिर्फ बड़ी पार्टियों से नहीं है, जो छोटी पार्टियां हैं उनके बीच में भी उठापटक बहुत ज्यादा है, इसका कैसे मुकाबला किया जाए? वो सब हमारे जहन में। आप देखिए केरला में हम क्यों जीते। केरला में हम एक फोर्स बन के जो आए हैं। अब जो लोग जीते हैं वो कोई 10 पार्टी, कोई 12 पार्टी, कोई 20 पार्टी का कॉम्बिनेशन है। हम तो अकेले लड़े, वहां पर किसी ने हमको अपने कॉम्बिनेशन में हमारे साथ नहीं लिया, और इस हैसियत में हमने अकेले रह के 100 सीटें हासिल की है। सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है। बाकी लोगों ने वोट ट्रांसफर करवाए दूसरे तबकात के भी अपने साथ में, तब वो लोग जीते हैं। चाहे एलडीएफ में 10 पार्टियां हैं, यूडीएफ की, कांग्रेस की लीडरशिप वाले में 17 पार्टियां हैं, एनडीए 22 पार्टियों के साथ खड़ा हुआ था वहां। ये सब के बाद इतना जीते हैं, हम अकेले खड़े थे। ये है मिसाल। क्यों जीते हम केरल में? केरल में हम इसलिए जीते कि जब केरल में पिछले पिछले साल जो जो ये सैलाब आए थे, पूरा केरल तकरीबन डूब गया था। कहा जाता था 35 साल में इतना बड़ा सैलाब नहीं आया था। उसमें एसडीपीआई का कैडर उस सैलाब के पानी में कंधे से अपनी कमर पे अपने गरीब और बेवा, अपने बूढ़ी औरतें, प्रेग्नेंट औरतों को अपनी कमर पे बिठा के और पानी में लेट के कश्ती बन के, पुल बन के अपनी कमर से उनको गुजार के उनको सेव किया, उनकी दवा का इंतजाम किया, अस्पतालों में लेके गया, खाना खिलाया। यही काम, अब कोविड आया, दूसरा मौका, यही कैडर सड़क पे खड़े होके घर घर जाके कहीं खाना पहुंचा रहा है, कहीं जो भी जरूरत थी वो पूरी करो। कहीं उसने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। जब लाशों को, कोविड वाली लाशों को लेके पेरेंट्स ने, उनके घर वालों ने दफनाने से और अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया, तो ये हमारे एसडीपीआई का कैडर वहां गया और ये काम पूरे मुल्क में किया उसने, केरल। इसलिए जीते हम। और ये राजनीतिक दल चाहे छोटे हों या बड़े हों, ये चाहे जो कर ले, हमारा कैडर सड़क पे जब तक ये काम करके अवाम के रास्ते में रहेगा, आज नहीं तो कल अवाम हमको रिकॉग्नाइज करेंगे, ये तय है। और हमें कोई मायूसी, कोई कमजोरी नहीं है इस मामले में। हमें यकीन है हम सर कामयाब होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि 1 घंटे की जो हमारी जो मीटिंग थी, जो डिस्कशन था, वो ऐसे गुजर गया कि जैसे पता भी ना चला। 1 घंटे 3 मिनट हो चुके हैं हमारे डिस्कशन के। ये इसलिए है कि तस्लीम रहमानी साहब एक हम्मा जहत पर्सनालिटी हैं, शख्सियत हैं। इनकी एक राइटर हैं, एक शायर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, एक डॉक्टर नहीं हूं हैं, मैं, एक सियासत, शायर नहीं हूं। जी जी, एक सियासतदान हैं। तो और इन्होंने दिल्ली को भी बदलते हुए देखा है। इन्होंने कम्युनिटीज के भी हालात, जो अच्छे और बुरे हालात, सब कुछ इन्होंने देखा है। बहुत सारे सवालात मेरे पास हैं, लेकिन आप भी थक चुके होंगे, इसलिए हम किसी और दिन सर से गुजारिश करेंगे कि आपके सामने आए और फिर कुछ सवालात को ले। हम इनकी पार्टी एसडीपीआई की कामयाबी के लिए हम सर को बेस्ट विशेष बोलते हैं, और जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आवाम उनको चुने और उनको इक़्तिदार की जिम्मेदारी सौंपे, और जो बेहतरीन लोग हैं वो हमारे जमहूरियत के पासबा बने, संतरी बने। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर तस्लीम रहमानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सब लोगों का जो इतनी देर तक बने रहे। थैंक यू वेरी मच सर। आपके नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। जी जी, आदाब। हो गया।